अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो बट ड्यू टू मेनी रीजंस आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पा रहे हो और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो पर आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियोस जो कि मेनली 8 to 15 मिनट्स की होंगी डेली बेसिस पे, ये आपको हेल्प करेंगी कि डे टू डे बेसिस पे आप न्यूज़पेपर समझो, उनको रीड करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं उनमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। वो आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट होता है, वो आपको बताएंगे प्रेसिडेंट की ये पावर्स हैं। पर आप डे टू डे इवेंट्स में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप प्रेसिडेंट के रिलेटेड न्यूज़ देखोगे, आप उन चीज़ों को अपने स्टैटिक नॉलेज को अलाइन करोगे डे टू डे इवेंट्स के साथ, और यही आपको फर्दर हेल्प करेंगी जब आप कॉलेज में जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे। तब आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्रेस एक दिन में नहीं पा सकते। आपको कंसिस्टेंटली हर दिन थोड़ा थोड़ा उस चीज़ के लिए काम करना होगा। मैं जब स्कूल डेज में न्यूज़पेपर रीड करती थी तो मुझे नहीं पता था कि आज मैं एक दिन आएगा कि मैं न्यूज़पेपर के रिलेटेड वीडियोस बना पाऊंगी। तो इफ़ यू आर कम हियर, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, तो प्लीज़ बी पेशेंट और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो, समझो कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, उसकी क्या यूटिलिटी है, एंड उसको अपने हिसाब से अलाइन करो, अपनी एजुकेशन के साथ उसको अलाइन करने की कोशिश करो। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर। आज मेनली आर्टिकल्स जो हैं वो रिलेटेड टू है अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आज एक हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, थी हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट इमेजिन्ड इंडिया। हमने क्लास 11th की पॉलिटी में पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने डिफरेंट सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है। ब्रिटिश से हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ प्रोविजंस लिए, कुछ हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए हैं। बट हमें ये भी एक जानना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, उससे पहले भी 1947 से पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट करे गए थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। और सबसे पहला अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 का। ये बिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला बिल था जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को बनाया गया मॉडरेट लीडर्स द्वारा। इस बिल में वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर होगी, और मॉडरेट्स का मेन आइडिया क्या था, वो भी ब्रिटिश के अंडर ही एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। तो आपको यहाँ पे इनका आइडिया ओवरलैप होता दिखेगा। दूसरा, वो एक चाहते थे कि बाई कैमलर लेजिस्लेचर हो, लोकसभा हो राज्यसभा हो, फंडामेंटल राइट्स हो लोगों के पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। वो चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और सारी की सारी मेजरली ब्रिटिशर्स के पास ही इंपॉर्टेंट पोस्ट और पोजीशंस रहती थी। वो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अगर कभी भी आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो और पूछा गया क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंडिजीनियस और इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो आपको ये एग्जाम्पल डालनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 का जो था वो एक अटेम्प्ट था, और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न है जो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखी जाती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कम्प्लीटली फॉरेन सोर्स का है। तो आप ऐसे अपने आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम कर सकते हो, एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, और अगर कोई भी चीज़ आपको प्रूव करनी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको जीतनी है, आपके पास फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स दोनों होने चाहिए, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डे टू डे कॉन्वर्जेशन। नेक्स्ट, एम एन रॉय का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया इन द ईयर 1944। एम एन रॉय की फिलॉसफी थी रेडिकल ह्यूमनिज्म। ये पॉलिटिकल साइंस वाले ग्रेजुएशन में डिटेल में पढ़ते हैं, और किसी और दिन मैं रेडिकल ह्यूमनिज्म पे एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर आप देखना भी चाहोगे तो डू लेट मी नो, अदरवाइज मैं बनाऊंगी। वहाँ पे जो एम एन रॉय है वो एक इंडिया की, ऐसा एक इंडिया चाहते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी गई है एम एन रॉय द्वारा, ये आईएनसी की जो डिमांड थी उससे पहले उन्होंने बात करी है। वो चाहते थे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो, और वो चाहते थे कि फेडरल इंडिया हो जहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी हो। और आपको याद होगा कि क्लास 11th के चैप्टर 2 में एक
डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करी है कि किस हिसाब से हमारी स्टेट्स बनी हैं, और वहाँ पे वो बताते हैं कि पहले कैसे हम स्टेट्स को पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड कर रहे थे, बट फिर हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जब श्री रामुल्लू जी की डेथ हुई, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी डिमांड आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रोटेस्ट बाकी प्रोविंसेस से भी आने लगे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बोला कि आप लिंग्विस्टिक डिवीजन करो बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, और ऐसा नहीं कि और उन्होंने बोला पर नेशनल यूनिटी को आप ध्यान में रखो। उसके बाद इंडियन स्टेट्स का डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और आज तक ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा है। देन मूविंग ऑन, देन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट, ये हिंदू महासभा ने बनाया था 1944 में। इसमें भी दो हिंदू महासभा को बेसिकली थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लाइंस पे था, थोड़ा सा रिलीजियस लाइन पे था, पर उन्होंने भी एक ऐसी स्टेट बनाने का आइडिया प्रपोज करा जहाँ पर स्टेट रिलीजन ना हो, जहाँ पे सेक्टेरियन पर्पस पे हम जो स्टेट फंडर्स को ना यूज़ करें, यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल राइट सोशल जस्टिस हो। तो एक काफ़ी सेकुलर इंडिया की डिमांड करी गई थी बिफोर 1947। एंड अनदर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने बनाया गांधी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको गांधीन आइडियोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं हम गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ पे वो एडवोकेट करते हैं कि गांधीन आइडियाज़ को कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, हर विलेज अपने लिए फैसला लेगा, नॉन वायलेंट सोसाइटी होनी चाहिए, सारी नॉन वायलेंट सोसाइटी मिलके एक कंट्री बनाएंगी, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ट्रस्टीशिप को प्रमोट करो, लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए। वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ है। सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता था, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करेगी। लोकल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, वो आगे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट आगे फर्दर बोलेगी लोकल गवर्नमेंट को आप इम्प्लीमेंट करो। ये हमारा करंट मॉडल थोड़ा सेंट्रलाइज्ड है, पर उसको डिसेंट्रलाइज करने की भी कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप रीड करोगे, एग्जाम्पल सुनोगे, तभी आपको क्लैरिटी आएगी इन कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट था कि जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक सोशलिस्ट ड्राफ्ट बनाया 1948 में। उन्होंने बोला हमें एक इंडिया को एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना चाहिए। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बोला कि की सेक्टर्स में हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर देंगे। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का बाय बी आर अम्बेडकर, उसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने बोला ये काफ़ी ज़्यादा एलीट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट इवन दो वट एवर हिज क्रिटिसिज्म वॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द टेस्टिमेंट ऑफ टाइम, कि हमने आज भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जो विद टाइम चल रहा है। तो अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म लिखना है तो आप जयप्रकाश नारायण जी को यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो ये तो क्लियर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। बट क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का जयप्रकाश नारायण 1947 से पहले वाले एफर्ट्स में आप एम एन रॉय का नाम लिखेंगे, आप एनी बसंत का नाम लिखेंगे, आप 1895 कॉन्स्टिट्यूशन बिल की एग्जाम्पल देंगे। दिस इज़ हाउ यू विल एनरिच योर आंसर फॉर स्टेट PCS एंड UPSC। कोई अर्थ साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, you have to do it day by day, as you read, as you learn, you will improve. ठीक है। The second article that today I think it's important to address is over headline है that in over 90% of severe death workers had no safety gear। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, आई थिंक पास्ट में भी क्वेश्चंस आए हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपको की एक्ट्स की प्रोग्राम्स की आर्टिकल्स के बारे में पता हो, और जब आपको पता होगा तभी आप कोट कर सकते हो, तभी आप लिख सकते हो। पहले तो 2013 में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट आया। इसकी सेक्शन 7 प्रोहिबिट करती है
कि हैजार्डियस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स विदाउट सेफ्टी गियर और सपोर्ट सिस्टम। बिना सेफ्टी गियर, बिना सपोर्ट सिस्टम के आप सेप्टिक टैंक क्लीन नहीं करोगे। और इसी एक्ट के अंडर मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है एज डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। फिर उसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन रिपोर्ट आती है जो बोलती है कि 472 डेथ हुई है बिटवीन 2016 टू 2020 ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। और रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 2022 से 23 के बीच में जब एक स्टडी करी ऑन द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो पाया गया कि 54 सच डेथ वर रिकॉर्डेड इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 8 स्टेट्स। अभी रिसेंटली फिर जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, मॉनसून सेशन चल रहा है, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने डेटा रिलीज़ करा है जो मैंने आपको 17 डिस्ट्रिक्ट एंड 8 स्टेट वाला बताया। तो इट्स रियली नॉट गुड, क्योंकि एक तरफ हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, हम ज़्यादा एडवांस इकॉनमी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एज्ड ओल्ड प्रैक्टिसेस लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी हम वैसी प्रैक्टिसेस पे डिपेंडेंट है। तो इट इज़ नॉट फेयर टू एनीबडी एंड इसलिए हमें रिफॉर्म लाने होंगे और हमें लोगों को हेल्प करना होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है, एक नमस्ते स्कीम 2012 में लेकर आई है, 2022 में लेकर आए 2022, जहाँ पे कहा गया है कि मैनुअल एंट्री इनटू सेप्टिक टैंक और मैनहोल्स एलिमिनेट करी जाए, इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए, लाइवलीहुड ऑल्टरनेटिव्स दिए जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाए और इन मशीनरी अडॉप्ट करी जाए इन दिस सेक्टर। इसका यही मेन है कि इन लोगों को इनके राइट्स वापस दिए जाएं। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, SRMS। आपको ये स्कीम याद करनी होंगी एग्जाम में अगर आपको कोट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केस लॉस। केस लॉस पता होंगे तो जब एग्ज़ाम में स्पेशली यूपीएससी में आजकल क्वेश्चन आ रहा है, सब्सटैंशिएट योर आंसर विद रीसेंट जजमेंट। रीसेंट जजमेंट पता होंगी तो आप सब्सटैंशिएट कर पाओगे। पहला है सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 is related to abolition of untouchability and article 21 right to life with dignity। और दूसरी तरफ 2011 के एक और केस है, इट इज़ नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवेजरी एंड एलाइड वर्कर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि म्यूनसिपल बोर्ड्स और गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, मेडिकल फैसिलिटी अवेयर हो और प्रोटेक्टिव गियर दिया जाए। क्वेश्चन आ सकता है और वैसे भी आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस सेक्शन में न्यूज़पेपर के एंड में ये न्यूज़ थी, अ बीटल फंगाई कॉम्बो थ्रेटन्स प्लांटेशन इन रबर कैपिटल केरला। पहले आपको पता है ना कि रबर होता क्या है, आप रबर बैंड्स देखते हो, बलून्स देखते हो, ये सब चीज़ें रबर से ही बनी है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बीटल फंगाई कॉम्बो थ्रेटन कर रहा है केरला में रबर प्लांटेशन को। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझो कि रबर प्लांटेशन होती क्या है। रबर मेनली मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा गीले और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हर पूरे साल में होनी चाहिए, तभी वहाँ पे ये ग्रो कर सकती है। और वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इक्वेटर के आसपास ही आप अंदाज़ा लगाओ ये उग सकती है, ठीक है। अब एलिवेशन बिटवीन 300 टू 4500 मीटर्स मतलब हाइट अबव सी लेवल ऑन हिल स्लोप्स, वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। ज़्यादा अगर हायर स्लोप हो गया तो वहाँ पे उनकी यील्ड कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और मॉइस्चर कम होता है और सॉइल इतनी मेच्योर भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जोग्राफिकल फैक्टर्स जो रबर प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम थोड़ा और समझेंगे तो इंडिया मेनली कौन सी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है रबर के लिए? चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान। अगर आपको मैप का अंदाज़ा नहीं है तो आज आप मैप खोल के एटलीस्ट
देखो कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया और जापान कहाँ पर है। ये कंट्रीज एक साथ में आपको पास में ही दिख जाएंगी इंडिया के। आप ईस्ट जाओगे तो पर आप मैप देखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। देन वी हैव यूएसए, जर्मनी, यूएई, यूके और बांग्लादेश। ये इंडिया का रबर एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया की यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रबर एक्ट 1947 के अंडर बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आती है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर केरला में है और कोट्टयम को ही हम, या इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत बोली है, कोट्टयम को ही रबर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रबर बोर्ड के अंदर ही काम करता है, ठीक है। दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट नॉट रबर। रबर का अभी हमने समझ लिया जोग्राफिकल फैक्टर्स। अभी हमने ये भी देख लिया कि रबर की कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में। अब कुछ स्कीम्स का भी आपको पता होना चाहिए। मेनली 2-3 आपको याद हो तो काफ़ी है एग्जाम के लिए। पहली है रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम। ये सपोर्ट कर रही है कि न्यू प्लांटिंग और रीप्लांटिंग ऑफ रबर को। देन रीप्लांटिंग सब्सिडी स्कीम कि अगर रीप्लांट कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट पर हेक्टर बेसिस पे मिलेगा। थर्ड इज सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर कि गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि रबर की कल्टीवेशन, रबर की प्रोडक्शन सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बेसिस पे हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले। इसके लिए वो रबर को सपोर्ट स्कीम के अंदर भी लाते हैं कि एमएसपी मिलेगा अगर रबर का रेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए। रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई गई है जहाँ पे रबर टेपिंग और यहाँ पे हीट मेकिंग मैंने लिख दिया है, शीट मेकिंग आएगा। तो रबर टेपिंग, शीट मेकिंग में उनको स्किल्स देते हैं, उनको अपस्किलिंग करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में भी एम्प्लॉय हो सके। सो मेनली दिस इज़ अबाउट रबर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो थी जहाँ पर आप एडिटोरियल से नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर कुछ की फिगर्स दी होती है फॉर द डे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि रशिया के कामचैटका पेनिसुला में अर्थक्वेक आया है। सो अगर आपको मैप का अंदाज़ा नहीं है, ये अटलांटिक ओशन है मिडल में, जहाँ पे अफ्रीका, ये अफ्रीका और एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, और यूरोप तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये इंडियन ओशन है और ये हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। एंड दिस इज़ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, हम डिमार्केट नहीं कर सकते बट ये आपको अंदाज़ा होगा ये रशिया है। तो बिल्कुल इस पॉइंट पे कामचैटका पेनिसुला है और यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों आते हैं, और अगर किसी को बहुत अच्छी तरह पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट इज अपाची हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर पहले तो यही है कि एक हेलीकॉप्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि AH-64E जो है ये हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन है। यूएस का हेलीकॉप्टर है जो हमने यूएस से ख़रीदा है, ठीक है। इसको अटैक करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी एडवांस्ड है, तो टारगेट एक्विजिशन डिज़ाइन सिस्टम है इसके पास, पायलट नाइट विजन सिस्टम है ताकि रात को भी आराम से हम अटैक कर सकें। लॉन्ग बोर रेडार है, डोम शेप्ड फायर कंट्रोल रेडार है दैट कैन अटैक 128 टारगेट साइमल्टेनियसली एंड एंगेज 16। मॉडर्न ग्लास कॉकपिट है विथ डिजिटल डिस्प्ले, बिल्कुल मूवीज़ की तरह। सो अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट माई एंडिंग, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 143 क्या है, 200 क्या है, 201 क्या है। आपको कामचैटका पेनिसुला के बारे में पता चल गया होगा, आपको इवन मंडेला के बारे में पता होगा, आपको मून डे के बारे में पता होगा क्योंकि 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं। एंड व्हाट इज़ मंडेला इफेक्ट, ये 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ मंडेला इफेक्ट। इफ़ नॉट तो कल मैं आपको बता ही दूँगी। And thank you for your time, thank you for your patience, and please watch these videos regularly or any video on newspaper regularly to keep yourself updated and informed. Thank you for your time and I'll see you in the next one.